नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। सीएम योगी बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान समूह के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने यहां विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वहीं सीएम योगी के आगमन को लेकर जो है प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। यही है कृतज्ञता का भाव जननी और जन्मभूमि के प्रति। यह क्षेत्र कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था। और यह भगवान राम की जन्म के हेतु का कारण भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त करने, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर ले। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई जो आज नहीं है, एक आईएएस अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, श्री देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहां पर जीवित रखा, जीवंत बनाया। तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति कि यहां के युवा, यहां का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। शिवराज सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए हैं और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए वे तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था। और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। न हम लोगों को इससे फुर्सती थी कि जाएं, न हम लोगों ने कभी इस बात को अपने सामने रखा, न कोई ध्येय ही था। लेकिन वे जब भी आते थे, दोनों लोग जब भी आते थे, तो श्रीमती सरोज सिंह जी इस बात को जरूर कहते थे कि आप ही बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं कहता था ये सब क्यों बोलना है, अरे आप दर्शन करिए। दर्शन कहा? नहीं,
मैं इसलिए आ रहा हूं कि आए हो क्योंकि उत्तर प्रदेश को आज आवश्यकता है। सुरक्षा खतरे में है, बेटियां असुरक्षित हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, और इससे क्या सभ्य समाज के मन में आक्रोश नहीं आता है इससे। और उसको लेकर के उस समय वो कहते थे कि आप आएंगे और उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्ति मिलेगी, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और मैं देखता था वो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय देवमंगल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर श्रीमती कर्मा देवी सिंह जी को, जिनके पुत्रों ने उनकी स्मृतियों को शिक्षा के इस बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उनका एक मूर्त स्मारक इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति पर जब वो जन्म लेता है तो 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उस ऋण से ऋण होने के अवसर भी होते हैं। तभी मनुष्य के रूप में हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वह ऋण होने का अवसर हमें अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देवगणों के लिए, हम जो कुछ भी कर पाएंगे, यानी उनकी स्मृतियों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में जिस हद तक अंगीकार करने का प्रयास कर पाएंगे, यही ऋण होने का एक माध्यम हम सबके लिए होता है। और यह एक अवसर है कि मां की स्मृतियों को, क्योंकि जब मैं श्री वैन सिंह जी का, श्री देवमंगल सिंह जी के जीवन को देखता हूं कि प्रारंभिक जीवन एक संघर्षमय जीवन था। पिता एक शिक्षक थे और समय उन दिवंगत हो गए। अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है। उन स्थितियों में जब एक पूर्वी उत्तर प्रदेश संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था, न सड़क थी, न बिजली है, न शुद्ध पेयजल की स्थिति है, न संस्थान, शिक्षण संस्थान है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न रोजगार के साधन थे। तब उन स्थितियों में अपनी शिक्षा को अनवरत बनाए रखना, ये मां की साधना के बगैर संभव नहीं हो सकता। और किस भाव के साथ उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया होगा कि 1981 में श्री देवमंगल सिंह IFS बन गए और 1983 में श्री ओम नारायण सिंह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास होकर के उत्तर प्रदेश में अधिकारी बन गए। और फिर उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2009 में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज आप यहां देख रहे हैं, एक PG कॉलेज पहले था, फिर BTC कॉलेज खुला, BEd कॉलेज खुला, फिर इसके बाद अन्य संस्थान खुलते ही गए। BCA भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, लॉ भी है। CBSE बोर्ड के द्वारा संचालित
एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी है। और आज यहां पे ओमनी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यानी जिन बातों से पहले हम भागते थे, हमारी सरकारें भागती थी, परिणाम क्या होता था? सरकार अनिर्णय का शिकार होती थी, हॉस्पिटल नहीं खुलते थे, नर्सिंग कॉलेज नहीं चलते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाते थे, फार्मेसी कॉलेज नहीं बन पाते थे, निजी क्षेत्र में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम मॉडर्न कोर्सेज उसमें संचालित करें, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो निर्णय 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, उसको हमने 50 वर्ष पीछे करके यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया। उनकी प्रतिभा को कुंद करने का तत्कालीन सरकारों ने कार्य किया और यहां को आगे बढ़ने, यहां की समृद्धि में बैरियर बनने का काम किया। उधर महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन का डिजिटलीकरण करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि डिजिटलाइजेशन के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में साइबर सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए मेला क्षेत्र में साइबर थाने की शुरुआत की गई है। पूरे प्रदेश के चुनिंदा अफसरों की एक स्पेशल टीम बुलाई गई है, जहां पर जो कि 45 करोड़ श्रद्धालुओं की साइबर सुरक्षा से जो है 24 घंटे तैनात रहेंगे और इन एक्सपर्ट्स की नजरें 44 वेबसाइटों पर रहेंगी। महाकुंभ नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि फेक और डार्क वेबसाइट और सोशल मीडिया के शातिरों से श्रद्धालुओं की हर तरह से हिफाजत करने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए पूरे प्रदेश के अनुभवी अफसरों को यहां महाकुंभ नगर में बुलाया गया है और आते ही साइबर सेल के एक्सपर्ट्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं। उधर यूपी में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। ये विभाग राज्य के सभी सरकार की तरफ से किए विकास कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो काम एक मीडिया कर्मी या पत्रकार के द्वारा किया जाता है, वहीं जो मीडिया कर्मियों को सरकार से जोड़ने का काम एक सारथी की तरह कर रहे हैं, वो हैं शिशिर सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि शिशिर सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ आम लोगों में बल्कि मीडिया जगत में भी एक अलग छवि जोड़ी है। शायद यही कारण है कि शिशिर सिंह इस पद पर 5 साल से कार्यरत हैं और हो भी क्यों ना। इससे पहले जिससे भी जो है सूचना निदेशक आए, उन्होंने कुछ चुनिंदा मीडिया जगत के लोगों को तवज्जो देते थे, लेकिन शिशिर सिंह ने छोटे से छोटे पत्रकारों को उतनी ही अहमियत दी है जितने बड़े। शायद यही कारण है कि शिशिर सिंह ने एक अलग छवि अपने लिए मीडिया कर्मियों में बनाई है। शिशिर सिंह ने करीब 2 दशक पहले एसडीएम के पद से यह सफर शुरू किया था। वहीं आज उनके जन्मदिन पर मीडिया कर्मियों का लंबा तांता देखने को मिल रहा है। मीडिया कर्मी संजय राजन का कहना है कि शिशिर सिंह लगभग 2 दशक पहले एसडीएम गोरखपुर से आज सूचना निदेशक तक के सफर में लोक व्यवहार के अपने विशिष्ट वास्तुशिल्प को संजोए रखा है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हैं। सबसे सफल सूचना निदेशकों में शामिल हैं
बधाई देने वालों का तांता यहां पर लगा रहा। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं के संकलन के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गीता जयंती का पावन अवसर है। सुब्रमण्यम भारती की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी। विद्वज्जन, महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की जन्म जयंती मना रहा है। मैं सुब्रमण्य भारती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों के लिए और तमिलनाडु के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। महाकवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का, उनकी रचनाओं का प्रकाशन एक बहुत बड़ा सेवा यज्ञ, एक बहुत बड़ी साधना आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। 21 खंडों में काल वरिसेलु भारतीयार पड़ैपूगलु का संकलन 6 दशकों की अथक मेहनत का ऐसा साहस, ये असाधारण है, अभूतपूर्व है। सीनी विश्वनाथ जी का ये समर्पण, ये साधना, ये परिश्रम, मुझे पूरा विश्वास है आने वाली पीढ़ियों को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। हम कभी भी एक शब्द तो सुनते थे, वन लाइफ वन मिशन, लेकिन वन लाइफ वन मिशन क्या होता है ये श्रीनी जी ने देखा। ये बहुत बड़ी साधना है। उनकी तपस्या ने आज मुझे महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे की याद दिला दी है। उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखने में लगा दिए थे। मुझे विश्वास है सीनी विश्वनाथन जी का ये काम एकेडमिक जगत में एक बेंचमार्क बनेगा। मैं इस कार्य के लिए विश्वनाथन जी को, उनके सभी सहयोगियों को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है काल वरिसेलु भारतीयर पड़ैपूगल के अन्य 23 खंडों में केवल भारतीयार जी की रचनाएं ही नहीं है, इनमें उनके साहित्य के बैकग्राउंड की जानकारी और दार्शनिक विश्लेषण भी शामिल है। हर खंड में भाष्य, विवरण और टीका को जगह दी गई है।
इससे भारती जी के विचारों को गहराई से जानने, उसकी गहराई को समझने में और उस कालखंड के परिदृश्य को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही ये संकलन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, विद्वानों के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, आज गीता जयंती का पावन अवसर भी है। श्री सुब्रमण्य भारती जी की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने गीता का तमिल में अनुवाद किया, उसकी सरल और सुगम व्याख्या भी की। और आज देखिए, आज गीता जयंती, सुब्रमण्य भारती जी की जयंती और उनके कामों के प्रकाशन का संयोग, यानी एक प्रकार से त्रिवेणी संगम है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में शब्दों को केवल अभिव्यक्ति नहीं माना गया है। हम उस संस्कृति का हिस्सा है जो शब्द ब्रह्म की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की चर्चा करती है। इसलिए ऋषियों और मनीषियों के शब्द ये केवल उनके विचार नहीं होते, ये उनके चिंतन, उनके अनुभव और उनकी साधना का सार होता है। उन असाधारण चेतनाओं के सार को आत्मसात करना और उसे अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, ये हम सबका कर्तव्य है। आज इस तरह के संकल्प का जितना महत्व आधुनिक संदर्भ में है, हमारी परंपरा में भी इसकी उतनी ही प्रासंगिकता है। उदाहरण के लिए, हमारे यहां भगवान व्यास की लिखी कितनी ही रचनाओं की मान्यता है। वो रचनाएं आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि वो पुराण की एक व्यवस्था के रूप में संकलित है। इसी तरह कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांग्मय, आधुनिक समय के ऐसे संकलन हमारे समाज और एकेडेमिया के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। थिरुकुरल को भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने का काम जारी है। अभी पिछले ही साल जब मैं पापुआ न्यू गिनी गया था, तो वहां की स्थानीय टोक पिसिन भाषा में थिरुकुरल को रिलीज करने का सौभाग्य मिला था। इससे पहले यही लोक कल्याण मार्ग में मैंने गुजराती में भी थिरुकुरल के अनुवाद को लोकार्पित किया था। साथियों, सुब्रमण्य भारती जी ऐसे महान मनीषी थे जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन उतना व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। भारतीयार केवल
तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।